प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि पेड़ पौधे में जो भोजन बनाने का प्रोसेस है, जो भोजन बनाने का पूरा प्रक्रिया है, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। नाम याद रखिएगा, फोटो। तो स्टोमक का क्या क्या कार्य बताया भैया आपको? स्टोमक का पहला काम है कि ये 4 से 5 घंटा भोजन को रखेगा। दूसरा क्या काम है कि ये भोजन को अच्छे से मथने का काम करता है। किसका काम करेगा? मथने का काम करता है। उसके साथ साथ कि ये HCl का भी स्रावन करता है, HCl भी बनाता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक। हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लेके आए जैव प्रक्रम में न्यूट्रिशन को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। भैया यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एक नया सीरीज 0 to हीरो। यहाँ पे क्या होगा कि हम हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी नंबर का क्वेश्चन ना छूटे। भैया सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है और क्वेश्चन ये है, किसी भी बोर्ड के लिए फेवरेट क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम किसे कहा जाता है। भैया जैव प्रक्रम उसको कहते हैं कि हम लोग को जीने के लिए जिन जिन चीज की आवश्यकता है, जिन जिन चीज की आवश्यकता है, उन सबको मिला के क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्या मोबाइल फोन है, ठीक? मोबाइल फोन से अगर हम क्या करें, बैटरी को निकाल दें तो मोबाइल चलेगा नहीं। चलो बैटरी लगा दिए, डिस्प्ले खोल देंगे तो तब भी मोबाइल नहीं चलेगा। चलो ये सारा चीज रहने दिए, लेकिन अंदर का जो मदरबोर्ड है उसको खोल देंगे तो क्या चलेगा? मोबाइल नहीं चलेगा। तो जस्ट उसी तरह से हम लोग का जो बॉडी है उसको चलने के लिए हर एक चीज की आवश्यकता, जैसे खाना हो गया, सांस लेना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, इन सब के बिना हम लोग का बॉडी नहीं चल सकता। तो इन सबको मिला के एक वर्ड में क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहते हैं। भैया जैव प्रक्रम का डिफिनेशन क्या लिखोगे एग्जाम में? कि वह सभी जैविक प्रक्रिया जो सजीवों को जीवित रखने, उनके शरीर के रख रखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। कि एक हमारे बॉडी में खाना हो जाए, न्यूट्रिशन हो जाए, श्वसन हो, वाहन हो, उत्सर्जन हो, जैसे ये 4 चीज है। इन चारों के बिना क्या आप जीवित रह सकते हैं? मान लो आपके श्वसन को हटा दिए तो यहां से तो आपका लाइफ खत्म हो जाएगा। ये पोषण को ही हटा दो, कुछ भी हटाओगे तो आपका लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग के लाइफ को चलने के लिए, उसको मरम्मत करने के लिए, उसके डिजीज से लड़ने के लिए क्या चाहिए? जिन चीज की आवश्यकता होती है उनको कहते हैं जैव प्रक्रम। भैया सबसे पहला क्या था कि जैव प्रक्रम के लिए पोषण चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए। तो पोषण किसको कहते हैं? कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसी को पोषण कहा जाता है। पोषण का सिंपल याद रखिए कि हम लोग जो भोजन करते हैं, हम लोग जो चावल खाते हैं, चाहे वो मम्मी के द्वारा खाएं, पापा या कोई होटल में खा लें, कहीं भी खाना खाएंगे तो वो जो खाना खा रहे हैं वो क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। तो पोषण का डिफिनेशन क्या होता है कि जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना। सबसे पहला क्या है कि भोजन प्राप्त करना था, उसका उपयोग। खाना जो हम लोग खाते हैं वो क्यों खा रहे हैं? भैया मजे के लिए तो नहीं खाते होंगे, इतना आलसी है। तो भैया कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो किस लिए खाते हैं? ऊर्जा मिले, ताकि उस ऊर्जा से हम लोग कोई भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सारा का सारा काम किससे होता है? ऊर्जा से होता है। ऊर्जा कहाँ से आता है? खाना जो खाते हैं उससे ऊर्जा आता है। दूसरा क्या कि हम लोग के शरीर का वृद्धि कैसे होगा? हम लोग का ग्रोथ कैसे होगा? हम लोग खाना खाएंगे तब ना हमारे शरीर में एनर्जी बनेगा, और उसी एनर्जी के थ्रू हम लोग के बॉडी का डेवलपमेंट भी होता है। उसके साथ साथ क्या, वृद्धि के लिए और विकास के लिए उसी को क्या कहेंगे? पोषण कहते हैं। मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खा के ऊर्जा मिला, उससे उस ऊर्जा के थ्रू हम लोग के बॉडी का डेवलपमेंट होता है, डिजीज से लड़ते हैं, बीमारी से लड़ते हैं, तो उसको कहा जाता है पोषण। भैया पोषण का बहुत सारे प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होता है मेनली। एक क्या है? स्वपोषी पोषण। दूसरा जो है वो है विषमपोषी पोषण। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो स्वपोषी पोषण है। स्वपोषी मतलब जो खुद से खाना बनाता है, खुद से खाना बना लेगा, उसको कहेंगे स्वपोषी। जैसे क्या? हरा पेड़ पौधा।
हरा पेड़ पौधा जैसे हम लोग क्या करते हैं, होटल में खा लिए, घर में खा लिए, ये फिर खुद से बना के खा लिए। लेकिन पेड़ पौधा क्या स्विगी से ऑर्डर करेगा? है वो स्विगी से ऑर्डर नहीं करता है भैया। पेड़ पौधा क्या करेगा कि खुद से खाना बनाता है, उसको कहते हैं स्वपोषी पोषण। तो हरे पेड़ पौधे में किस प्रोसेस से खाना बनता है? वो बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया है, उसमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी खाना अपने से बनाता है। इसमें क्या लिखोगे स्वपोषी पोषण में कि जब जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे क्या, हरे पेड़ पौधा और कुछ बैक्टीरिया। हरे पेड़ पौधे में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होता है, और बैक्टीरिया में भी मतलब कि जितना भी है जो कि खुद से खाना बनाता है, जो स्वपोषी है, उसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण ही होगा। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। कि पेड़ पौधे में जो भोजन बनाने का प्रोसेस है, जो भोजन बनाने का पूरा प्रक्रिया है, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। नाम याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस। ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला क्या है, फोटोन का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है फोटोन, और फोटोन का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। मतलब लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में जो खाना बनाता है पेड़ पौधा, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण। भैया ये नाम से ही खत्म हो जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश का मतलब जो सनलाइट का प्रकाश आ रहा है, सनलाइट का जो रोशनी किरण आ रहा है, उसके प्रेजेंस में पेड़ पौधा खाना बनाएगा, उसको कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। भैया अगर एग्जाम में यहाँ से डेफिनेशन पूछता तो क्या लिखेंगे कि वो प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से भोजन बनाते हैं, तो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, और उसके साथ साथ क्या कि हरा पत्ता होना चाहिए। तब क्या बनाएगा, वो पेड़ पौधा खाना बनाएगा। हरा पत्ता नहीं है तो उसके पास क्लोरोफिल नहीं रहेगा, तो वो खाना नहीं बनाएगा। तो भैया प्रकाश संश्लेषण सिंपल समझिए कि खाना बनाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या कि आवश्यक चीज क्या क्या है, किसके बिना यह प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। जैसे सबसे पहले क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश क्यों चाहिए, क्योंकि एनर्जी का सोर्स यही है। यह क्या देता है, पौधे को ऊर्जा देगा खाना बनाने के लिए। दूसरा क्या चाहिए, इसको क्लोरोफिल चाहिए। ये क्यों चाहिए भैया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है ये पत्ते को हरा करता है, इसी के वजह से पत्ता जो है हरा दिखता है। लेकिन क्लोरोफिल का मेन काम है कि जो सनलाइट आ रहा है पत्ते के ऊपर, उस सनलाइट को, उस सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करना है। मतलब एनर्जी जो आ रहा है सूर्य से, उसको क्या करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा है CO2। CO2 जो है ये रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और ये CO2 इंटर कैसे करता है, वो इंटर करता है रंध्र के द्वारा। ये रंध्र कहाँ पाया जाता है, पत्ते में। और चौथा क्या है, वाटर चाहिए। मतलब क्या, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल, CO2 और वाटर चाहिए। चार चीज चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए। इन चारों के बिना क्या खाना बनेगा, नहीं। इन चारों के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब बात रहा कि CO2 कहाँ से मिलता है, उसको वाटर कहाँ से मिलता है। तो अगर हम लोग एक पेड़ पौधा को इमेजिन कर लें कि पेड़ पौधा कोई है, तो उस पेड़ पौधे में क्या, पत्ता है, नीचे जड़ है, उसका तना है। तो पत्ते वाले भाग में खाना बनता है, तो वहां पे क्या होगा, सनलाइट आया, और नीचे से क्या होगा, जो कि जड़ है, जड़ से पानी जाएगा कहाँ, पत्ते के पास। ये दो चीज हो गया। तीसरा क्या चाहिए, CO2 चाहिए। तो CO2 इन्वायरमेंट से वो लेता है। तो जब ये तीनों चीजें ले लेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाता है ग्लूकोज बनाए, मतलब उसका जो फूड है उसको बनाता है। तो भैया इसका इक्वेशन याद रखिएगा। यहाँ पे इक्वेशन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण का जो इक्वेशन है, उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है। तो वो क्या होगा, C2CO2
प्लस H2O मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों को मिला दिए किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में, तो ये क्या बना देगा भैया, ये ग्लूकोज बनाता है C6H12O6। और साथ ही साथ यह क्या करता है कि ऑक्सीजन को भी रिलीज करते जाएगा, जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस करता है ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। अब आगे चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होगा कि जड़ से पानी लेगा और क्लोरोफिल क्या करेगा, प्रकाश का अवशोषण करेगा, उसके साथ साथ जो प्रकाश ऊर्जा है उसको कन्वर्ट कर देगा रासायनिक ऊर्जा में, तब जाके इसका खाना बनता है। अब इसमें एक वर्ड हम लोग पढ़े थे, रंध्र। ये रंध्र कहाँ होता है, किसमें होता है, किस जगह होता है भैया? रंध्र कहा जाता है कि पत्ते में, पेड़ पौधा जो है उसके पत्ते में जो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है उस छिद्र को रंध्र कहते हैं। भैया इस रंध्र का क्या काम है? इस रंध्र का काम है कि वो जो सांस लेगा पेड़ पौधा और सांस छोड़ेगा तो किसके थ्रू छोड़ता है, इसी रंध्र के द्वारा एयर को अंदर और बाहर करता है। अंदर क्या, जैसे कि ये सांस ले रहा है, ठीक, तो ऑक्सीजन लेगा और क्या छोड़ेगा, CO2 छोड़ेगा। जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उस टाइम पे ये ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और CO2 को अंदर लेता है। एक काम तो ये हुआ इसका। दूसरा रंध्र का क्या काम है कि ये ना जब प्लांट में बहुत ज़्यादा एक्सेस में वाटर हो जाता है तो उस वाटर को ये वाष्पीकरण करता है, उसको बाहर कर देता है ताकि वो पेड़ पौधे में कोई हानि ना पहुंचाए। तो रंध्र में डिफिनेशन क्या लिखना है कि पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाला सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाता है। यहाँ पे एक रंध्र का डायग्राम बनाया, किसका डायग्राम है, रंध्र का। भैया ये जो रंध्र है, मान लो एक पत्ता है, ठीक, उस पत्ते में कहीं पे ये छोटा सा छिद्र पाया जाता है, इसको कहते हैं रंध्र छिद्र या रंध्र पोर, स्टोमेटल पोर भी कहा जाता है इसे। इसी पोर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर बाहर करेगा, CO2 अंदर बाहर करेगा, किसके थ्रू, इसी के थ्रू। और इसके बगल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट का के अंदर रहता है क्लोरोफिल, जिसके कारण से पत्ता जो है वो हरा दिखता है। कैसा दिखेगा पत्ता, हरा जो दिख रहा है वो किसके कारण से, इसी क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। अब है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण किसको कहा जाता है कि जब कोई एनिमल है, कोई भी जीव है जो अपना भोजन के लिए, खुद का जो भोजन खाएगा उस भोजन के लिए किसी दूसरे चीज पे डिपेंड, जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं आदमी का, मनुष्य का, कि मनुष्य खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, पेड़ पौधे भी डिपेंड है। तो भैया जो भी एनिमल किसी दूसरे चीज पे डिपेंड है, चाहे वो किसी एनिमल पे हो, चाहे प्लांट पे हो, चाहे वो कुछ भी सड़े गले हुए चीज पे डिपेंड हो, तो वो कहलाता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में आप डिफिनेशन क्या लिखिएगा कि जब जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी या पर पोषण कहा जाता है। भैया इसका भी टाइप होता है, जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं, मनुष्य हो गया और पशु हो गया। इसमें जो पाया था वो क्या पाया जाता है, परपोषी पोषण पाया जाता है। भैया इसका ना वो 3 टाइप है। एक क्या है, मृत जीवी पोषण, दूसरा क्या है, परजीवी, और तीसरा है प्राणी संपोषण। तो मृत जीवी, इसमें नाम से ही खत्म, मृत मतलब मरा हुआ, जीव मतलब जीव। तो जो मरे हुए चीज पे, मरे हुए जीव पे, सड़े गले हुए चीज पे डिपेंड है, उससे वो अपना खाना लेता है, उसको कहेंगे मृत पोषी। जैसे क्या एग्जाम आप देख सकते हो, उदाहरण इसमें डिफिनेशन कि मृत एवं सड़े गले पदार्थ, जो मृत चीज है, ये सड़ा गला चीज है, उनसे, उन पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। नाम देख के आप एग्जाम में 2 नंबर आपका फिक्स है। भैया उदाहरण में जैसे क्या, मशरूम हो गया और फंजाई हो गया। मशरूम जैसे कि आप देखेंगे व्हाइट कलर का रहता है, उसको देहात में लगभग उसको कहा जाता है सांप का छत्ता। तो ये जो मशरूम है, मशरूम क्या करता है कि वहाँ उसके पास जो सड़ा गला हुआ साइड में रहता है उसको वह खाता है, क्योंकि ये है तो पेड़ पौधा, लेकिन क्या इसके पास क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल रहता तो फिर हरा होता, लेकिन ये वाइट पाया जाता है, मशरूम है जबकि प्लांट है ये प्लांट, लेकिन क्या
अपना भोजन ये नहीं बनाता, यह किसी दूसरे पे डिपेंड है, सड़े गले हुए चीज पे डिपेंड है, इसको कहेंगे मृत जीवी पोषण। दूसरा आता है परजीवी। परजीवी दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करना क्या कहलाता है? परजीवी। देखो परजीवी का असल क्या है कि वो आपके बॉडी में रहता है, लेकिन आपको बिना मारे क्या करेगा, आपसे भोजन ले रहा है, तो उसको परजीवी कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके सिर में क्या है, जू है, तो वो जो जू है आपसे भोजन तो ले रहा है, आपका खून तो पी रहा है, लेकिन क्या आपको डायरेक्टली मार रहा है? नहीं, वो आपको मारेगा नहीं, बल्कि वो आपसे सिर्फ भोजन लेता है, उसको कहते हैं परजीवी पोषण। उदाहरण के लिए याद रखिएगा अमरबेल, एग्जाम में यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव से कि इनमें से कौन सा एक पैरासाइट है, ये परजीवी है। तो परजीवी क्या है? अमरबेल एक सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके साथ साथ कैक्टस भी पाया जाता है। अब है प्राणी संपोषण। क्या है? प्राणी संपोषण, भोजन को ग्रहण कर उसका पाचन करना, उसको क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण। जैसे कि आदमी हो गया, अमीबा हो गया, लायन, टाइगर, गाय, बैल, बकरी, ये सब क्या है? प्राणी संपोषण है। ये क्या करता है कि पहले खाना को ग्रहण करेगा, बाहर से खाना लाएगा, उसको चबा के खाएगा, और खाने के बाद वो पचता है, तो उसको कहेंगे प्राणी संपोषण कहा जाता है। तो इसी का एग्जाम्पल है अमीबा में पोषण। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय प्राणी, मतलब क्या उसका जो पूरा शरीर, पूरा बॉडी जो बना हुआ है वो किसका, क्या सेल का बना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक सेल का बना हुआ है। और ये रहता कहाँ है? और ये रहता है पानी, मतलब ये जलीय जीव है। भैया जब ये इसका आकार कैसा होगा? ये पानी में रही तो पता चला, लेकिन एक कोशिका का ये भी पता चला इसका आकार कैसा होगा। तो इसका जो आकार होता है वो होता है अनियमित, मतलब कि इसका कोई नियमित आकार नहीं है, कोई फिक्स आकार नहीं, आकृति नहीं है कि ऐसा ही होगा। जैसे हम बनाए हैं ऐसा भी हो सकता है। जितना खराब बनाओगे अमीबा उतना खराब ये अच्छा रहेगा डायग्राम। मतलब एक ऐसा डायग्राम है कि जैसा बना दो सब ठीक, कोई भी गलत नहीं बोल सकता है। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये जल में रहता है, और इसमें जो पोषण होता है, कौन सा पोषण होता है भैया? इसमें होता है प्राणी संपोषण होता है। कैसा पोषण होगा? प्राणी संपोषण। देखो अमीबा में पोषण समझने से पहले हमको 5 चीज समझना होगा। इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इन 5 चीज को आप समझ गए तो अमीबा क्या हो जाएगा, एकदम 5 का 5 नंबर आपको एग्जाम में आना फिक्स है। जैसे पहला क्या है? इजेशन। इजेशन कहा जाता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, हम जैसे रोटी खाए तो क्या मुंह में खाए फिर पेट में गया, तो जो बाहर से खाना ले रहे हैं शरीर के अंदर वो कहलाया इजेशन। दूसरा डाइजेशन क्या होता है कि आपके बॉडी में आपने जो खाना खाया है उसको अच्छे तरह से चूर करके जो कॉम्प्लेक्स चीज था उसको सिंपल रूप में कर दिया, जो जटिल था उसको सरल रूप में तोड़ दिए, उसको कहेंगे डाइजेशन। उसके बाद जब डाइजेशन हुआ तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो खाना पचा है उसको उसका बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, उसको अवशोषित करेगा। चौथा क्या है? एसिमिलेशन। जब भैया खाना को एब्जॉर्ब करेगा तो उससे क्या होगा? एनर्जी बनेगा, तो एनर्जी बनने के प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और लास्ट एक आता है इजेशन, की जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है। तो अमीबा में भोजन इससे क्या रिलेटेड है? सबसे पहले देखो इजेशन की, अमीबा भोजन कैसे खाएगा, वो भोजन को ग्रहण कैसे करता है। तो अमीबा, जैसे कि ये एक अमीबा है, इसके बीच में क्या न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें साइटोप्लाज्म है, ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म। और एक फूड यहाँ पे रखा गया। अमीबा ने क्या देखा कि यहाँ पे जो है वो फूड है। जब अमीबा ने फूड देखा ना तो इसके पास रहता है सूडोपोडिया। क्या नाम है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स पैर, फॉल्स फीट। तो जब ये खाना को देखता है ना, ये फॉल्स पैर मतलब सूडोपोडिया को बाहर निकालता है, और सूडोपोडिया को आगे निकाल के इसको घेरना चाहता है। जब इससे आगे जाओगे तो इन्होंने क्या किया कि उन सूडोपोडिया के थ्रू खाना को ऐसे समेट लिया। पहले देखो एक अमीबा था, उसने खाना देखा तो ऐसे बनाया, ऐसे बनाने के बाद उन्होंने धीरे 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 इसको अपने अंदर समाना स्टार्ट किया। तो अब क्या करेगा? ये अपने अंदर समा लिया। अब देखो यहाँ पे जैसे ही अपने अंदर ये समाएगा तो इसके पास क्या रहता है?
फूड वैक्यूल्स बनाता है। क्या बनाएगा? फूड वैक्यूल्स। और उन फूड वैक्यूल्स से इंजाइम्स निकलते हैं और इंजाइम के थ्रू ये जो फूड इसके बॉडी में आया उसका पूरी तरह से डाइजेशन हो गया। तो दूसरा स्टेप में आगे फूड का डाइजेशन हुआ। कैसे हो रहा है? इसके पास फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल से इंजाइम्स निकलेगा, इंजाइम के थ्रू उसको डाइजेस्ट कर देगा। भैया जब फूड बन गया तो इसमें क्या एसिमिलेशन होगा, उसमें एनर्जी बनेगा और वो एनर्जी अपने बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए यूज करेगा। लेकिन अब आता एक सवाल आता है कि भैया उन्होंने डाइजेशन तो कर लिया, एनर्जी ले लिया, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल बचा उसका क्या हुआ? तो जो वेस्ट मटेरियल बचता है ना, ये स्किन के थ्रू ये बाहर कर देगा और इसी स्किन के थ्रू सांस भी लेता है। अब हम बात करते हैं मानव पाचन तंत्र की, कि मानव का पाचन तंत्र जो है ये क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि पाचन क्या होता है। पाचन जैसे कि हम लोग क्या कुछ भी खाते हैं, रोटी चावल कुछ भी खाओ, तो वह क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो जटिल मॉलिक्यूल जो भी हार्ड था पूरा, वो पूरी तरह से घुलनशील हो जाएगा। मतलब कि आपके ब्लड में मिल सके इतना वो चूर घुलनशील हो जाएगा, तो उसको कहेंगे पाचन। और पाचन के क्रिया में जितना भी अंग शामिल हुआ उसको कहा जाता है पाचन तंत्र। तो हमको क्या देखना है? पाचन तंत्र देखना है। और पाचन तंत्र का मुख्य भाग कौन कौन सा है? वो है मुख गुहा, अन्न नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। इसके साथ साथ सहायक ग्रंथि कौन है? यकृत, पेंक्रियाज और लार ग्रंथि। तो हमको क्या होगा कि इन सबको डिटेल में एक एक करके देखें। सबसे पहले क्या है? मुख गुहा, यह माउथ या बक्कल कैविटी कहा जाता है। जैसे कि ये हमारा पोर्शन है, तो माउथ ये बक्कल कैविटी उसको कहते हैं कि हमारा जैसे बीच में जितना खाली जगह है ना, हाँ जैसे खाना खाते हैं हम लोग, तो मुंह के अंदर जितना खाली जगह है उसको बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहा जाता है। मतलब क्या कि यही गेट है जहां से हम लोग का खाना अंदर जाएगा। तो मुख गुहा कहाँ पे पाया जाएगा? ये जो हमारा पोर्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, सबसे ये माउथ वाला पोर्शन जो है, जहाँ जहाँ हम लोग का टंग है, टीथ है, उसके साथ साथ वहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। तो मुख गुहा क्या है? यहाँ पे खाना चबाने का काम होता है। वहाँ पे क्या खाना चबाने के साथ साथ जो लार निकल रहा है, जो सलाइवरी एमाइलेज निकल रहा है, उन सबको मिक्स करेगा और पचाने का काम करता है। वहाँ पे क्या पचता है? स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है कि मुख गुहा जो था, मुख गुहा के बाद आता है अन्न नली, ये एसोफेगस कहा जाता है। तो मुख गुहा के नीचे क्या है? एसोफेगस है। ये वाला ट्यूब जो है क्या करेगा? माउथ को और स्टोमक को दोनों को जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? कि ये जो एसोफेगस है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि माउथ और स्टोमक दोनों को जोड़ता है। तो माउथ से जो भोजन आ रहा है ना, वो कहाँ चला जाएगा? स्टोमक में जाएगा। भैया जब ये इस वाले पोर्शन में आया स्टोमक, इसका नाम क्या है? स्टोमक है। यहाँ पे 4 से 5 घंटा भोजन यहाँ पे स्थिर रहेगा। और क्या होगा भोजन रह के? भैया जब यहाँ 4 से 5 घंटा भोजन रहता है तो इसमें बहुत सारे इंजाइम्स आते हैं और जो भोजन है उसको तोड़ने का काम करता है। और साथ ही साथ ये जो स्टोमक है, स्टोमक क्या करेगा? HCl का रिलीज करता है। किसका? HCl। ये क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये रिलीज करता है ताकि उस खाना में जो बैक्टीरिया जो भी जर्म आया है उन सबको मारने का काम हो सके। और इसके साथ साथ ये एसिडिटी को भी मेंटेन रखेगा ताकि आपका पेट में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ एक चीज़ और रिलीज करता है, वो है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस है एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पेट की दीवार को जलने से बचाता है। एंजाइम जो निकल रहा है वो हाईली एसिडिक होता है, तो उन सबको जलने, पेट को जलने से वो कौन बचाता है? वो है म्यूकस। तो स्टोमक का क्या क्या कार्य बताया भैया आपको? स्टोमक का पहला काम है कि 4 से 5 घंटा भोजन को रखेगा। दूसरा क्या काम है? कि ये भोजन को अच्छे से मथने का काम करता है। किसका काम करेगा? मथने का काम करता है। उसके साथ साथ कि ये HCl का भी स्रावन करता है, HCl भी बनाता है।
HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यह बनाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म को मारेगा। जर्म मतलब बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, मतलब खाना के साथ जो भी वेस्ट मटेरियल, जो गंदा चीज जिससे हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, उन सबको ये HCl उसको नष्ट कर देगा। अब बात करें कि ये क्या रिलीज करता है, कि पेप्सिन इंजाइम्स रिलीज करेगा, और पेप्सिन के साथ साथ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो स्टोमक में क्या 4 से 5 घंटा खाना रहा तो वो पूरी तरह से चूर हो गया है। अब वो फूड को आगे भेजा किस वाले पार्ट में, जैसे यहाँ भोजन आया तो ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं फंडस, क्या कहेंगे, फंडस कहते हैं, और बीच वाले भाग को बॉडी और नीचे वाले भाग को पेलोरिक। तो यहाँ पे पूरी तरह से पचने के बाद यह एक पेलोरिक भल्ब होता है, और पेलोरिक भल्ब से यहाँ नीचे किससे जुड़ा है, ये जुड़ गया है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या 2-3 सहायक ग्रंथ में पाया था, क्या होता है 3 सहायक ग्रंथ, मतलब कि वो इंजाइम्स रिलीज करती। कौन कौन सा, एक तो लीवर, दूसरा पेंक्रियाज, और यहाँ एक रहता है गॉल ब्लेडर। क्या रहेगा, ये गॉल ब्लेडर पाया जाता है। सबसे पहले लीवर की बात कर लेते हैं कि ये लीवर क्या है। भैया लीवर जो है आदमी के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, लीवर है। ये क्लास 10th के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, ये 1 नंबर में क्या पूछता है कि आदमी के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, वो है लीवर। और लीवर का क्या काम है कि ये फैट को ना तोड़ता है। किसको तोड़ेगा, फैट, मतलब कि चर्बी को तोड़ने का काम करेगा, और उसके साथ साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो जहरीला पदार्थ आपने खा लिया है उसको मेंटेन करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो वो कौन करता है, यही लीवर करेगा। इसके साथ साथ दूसरा क्या था, पेंक्रियास था। पेंक्रियास का क्या काम है, ये 2 तरह का निकालता है, एक तो इंजाइम और दूसरा क्या, ये इंसुलिन बनाता है। तो इंजाइम जो है उसको कहते हैं पेंक्रिएटिक जूस। क्या कहेंगे भैया, पेंक्रिएटिक जूस कहेंगे, और पेंक्रिएटिक जूस यहाँ ड्यूडिनम में रिलीज कर देगा। और ये गोल ब्लेडर जो है, गोल ब्लेडर में स्टोर रहता है बाइल जूस। क्या रहता है, बाइल जूस यहाँ स्टोर रहता है, और वो रिलीज कौन करता है, लिवर रिलीज करे, आके कहाँ रहेगा, गोल ब्लेडर में। ये वाला क्या है, गोल ब्लेडर। अब आगे आते हैं, आगे क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आया तो सबसे महत्वपूर्ण काम इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। जैसे क्या कि खाना आया, खाना का सबसे ज़्यादा पाचन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसी छोटी आंत में होगा। ये वाला क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन हो रहा है, साथ साथ जो खाना का एब्जॉर्प्शन होता है इसी छोटी आंत में होता है। खाना का जो एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब खाना जो अवशोषित होगा, वह कहाँ पे होगा, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये किसी भी एंजाइम को रिलीज नहीं करता है, लेकिन ये खाना को एब्जॉर्ब करता है। तो खाना को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके पास क्या पाया जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का दीवार है ना, उसमें पाया जाता है भेलाई। कुछ इस तरह आकार का क्या पाया जाता है, उसको कहते हैं भेलाई। ये जो भेलाई है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं। तो जैसे यहाँ खाना आता है तो ये वाला ऊंचा ऊंचा जो फिंगर वाला स्ट्रक्चर है, ऊंचा ऊंचा, ये खाना को एब्जॉर्ब कर करके ब्लड में लेके जाता है, और ब्लड क्या करेगा, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये क्या अभी तक बात की हम लोग छोटी आंत का, और छोटी आंत से भोजन का क्या हो गया, मतलब कि एब्जॉर्ब हो गया, पूरे शरीर में चला गया। शरीर में जाने के बाद वो कोशिका के पास जाए, कोशिका में जाके अच्छे से उसका एनर्जी बनता है। अब देखो, जो खाना पच गया उसका एनर्जी तो बन गया, हमारे शरीर में चला गया, लेकिन जो खाना नहीं पचा उसका क्या होगा, वो चला जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन। ये मोटा मोटा दीवार दिख रहा है ना, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा कि जो वेस्ट मटेरियल है उसमें जो पानी उनी बचा है, उस पानी को एब्जॉर्ब करेगा, उस पानी को ये अवशोषित करेगा। अब देखो, जब पानी को अवशोषित कर लिया, इसमें क्या बचा, सिर्फ वेस्ट मटेरियल जो हमारे काम का बिल्कुल नहीं, अब वो धीरे 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 धीरे
टॉक्सिक होता जाएगा। तो ये आके यहाँ रेक्टम के पास जमा हो जाता है। रेक्टम के पास पूरा जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जमा होगा, इस रेक्टम के पास। और रेक्टम में कुछ देर स्टोर रहता है, चाहे 2 घंटा 3 घंटा के लिए यहाँ पे स्टोरेज रहता है। और इस रेक्टम के थ्रू एक सेंसरी नर्व पाया जाता है, जिससे कि आदमी को पता चलता है कि वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना है। और इसके नीचे क्या है, एनस है। एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ना एक स्ट्रक्चर और पाया, यहाँ एक फिंगर लंग स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहा जाता है इसको, अपेंडिक्स कहा जाता है। और ये अपेंडिक्स जो है हम लोग में फंक्शनल नहीं है। हम लोग का जो एंसेस्ट्रल था, हम लोग का जो पूर्वज था, उन पूर्वज में ये अपेंडिक्स फंक्शनल था, हम लोग में फंक्शनल नहीं है। मतलब क्या कि ये वेस्टिजुअल ऑर्गन है, किसी भी काम का हम लोग के शरीर में नहीं है। जब कोई बीमार पड़ता है तो ये वाला अगर पोर्शन खराब हो जाता है, उसका क्या करता है, काट के बाहर निकाल दिया जाता है। और अपेंडिक्स का थोड़ा सा काम है कि यहाँ ना बहुत सारा क्या बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि हम लोग के लिए हेल्पफुल रहता है खाना पचाने में। तो ये था पूरा कहानी। क्या क्या था कि हम लोग भोजन जो खाए वो कहाँ था, सबसे पहले माउथ में, माउथ से कहाँ चला गया, एसोफेगस में, एसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत, और यहाँ से चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के पास। माउथ में क्या क्या था, जीभ था, जीभ था, और क्या था, टीथ था। जीभ और टीथ के सहारे से भोजन को क्या करा, तोड़ा जा रहा था, मिलाया जा, किससे मिलाया था, लार से। और हमारे मुंह में लार ग्रंथि पाया जाता है। लार ग्रंथि क्या होता है कि जो हमारे मुंह में फ्लूइड आ रहा है, पानी की तरह आ रहा है, वो कहाँ से आता है, लार ग्रंथि से आता है। वो हम लोग में 3 ठो पाया जाता है। उसके बाद है एसोफेगस। एसोफेगस ये वाला पोर्शन है। एसोफेगस में क्या होता है कि भोजन नीचे जाता है। नीचे कैसे जाएगा, पेरिस्टोलोसिस। जैसे मान लो ये क्या फूड पाइप है, तो पहले यहाँ दबता है तो खाना आगे, फिर यहाँ दबेगा, इधर उठ जाएगा, फिर खाना आगे, फिर यहाँ दबता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टोलोसिस। तो पेरिस्टोलोसिस के थ्रू खाना कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा। और स्टोमक में कुछ देर यह खाना रहेगा, 4 से 5 घंटा। वहाँ बहुत सारे उसमें HCl रिलीज होगा, वहाँ पे म्यूकस भी होगा। साथ साथ यहाँ ऊपर वाला जो फंडस है उसमें गैस भी पाया जाता है। जब नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, छोटी आंत और बड़ी आंत। उसके साथ सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सा था, लीवर था, गॉल ब्लेडर और एक पेंक्रियास था।